Hello everybody. After going through the concepts of general homogeneous equations, now we are going to solve some examples of general homogeneous equations. Okay, so let us see the problems or examples from GHE. Now we are going to solve some examples from exercise 4.3, pair of straight lines, from the last part of this chapter. This is the first question. We have to find out the joint equation of pair of lines passing through the point 2, -1, and the lines are parallel to the line given here. This is a homogeneous equation. ठीक है, इस homogeneous equation के अंदर दो लाइन है. यहाँ के दो लाइन हमारे required दो लाइन को parallel है और required दोनों लाइन ये पॉइंट से पास होते हैं. तो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हुए हम लोगों को जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है. ओके, तो ये हमने इक्वेशन को रिपीट किया. तो 2 into -9 -18 के फैक्टर्स 3 into -6 है ना, 3 into -6 -18 बनेंगे, या फिर ये -18 बनेंगे. तो देखते हैं -3 और +6 +3 बनता है. इस तरीके से मिडिल टर्म करके हम लोग इसके फैक्टर्स फाइंड करना है. तो हमें पहले सेपरेट इक्वेशंस मिलेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं. तो इस तरीके से हमने मिडिल टर्म किया, कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से, फैक्टर्स मिले यहाँ पर, और ये फैक्टर्स पे से फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 एंड सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0. दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस इन दिस होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है, अब इनके हम स्लोप्स फाइंड आउट करते हैं. सो इसके स्लोप्स कैसे था, -a/b. तो देयरफॉर स्लोप्स of the lines are m1 is equal to -a/b to -1/3 and m2 is equal to -a/b to -a/b -1 प्लस होके 2/3 बन जाएगा. ठीक है, तो ये है ये दोनों लाइन के स्लोप्स. अब हमारे रिक्वायर्ड लाइन भी ये दोनों लाइन को पैरेलल होने के कारण रिक्वायर्ड लाइन के भी स्लोप्स क्या रहेंगे, -1/3 और 2/3. ठीक है, तो ये स्लोप्स यूज करके हम लोग अभी रिक्वायर्ड दोनों लाइन पहले फाइंड कर लेते हैं जो कि 2, -1 से पास होते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब ये जो m1 और m2 स्लोप्स है ये यूज करके हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे. सो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ द लाइंस, स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड lines are also m1 is equal to -1/3 and m2 is equal to 2/3 respectively. ठीक है, अब उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे. तो जिसमें स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब y minus y1 is equal to m into x minus x1. इस तरीके से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज y minus y1 यानी कि -1, y minus y1 is equal to m into -1/3 into x minus x1 means 2. ठीक है, तो इस तरीके से y minus y1 is equal to m into x minus x1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके. इस तरीके से हम लोग वो इक्वेशन फाइंड करेंगे. इस तरीके से हमने माइनस प्लस कर दिया, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए. तो ये मिल गया हमारा पहला रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, ये फर्स्ट वन. उसी तरीके से हम सेकंड लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे. इक्वेशन ऑफ second line is y minus y1, फिर से वही -1 is equal to m into, अब सेकंड स्लोप है 2/3, so 2/3 m into x minus x1. तो x minus x1 मतलब यही पॉइंट है 2. इसमें भी हम आगे माइनस प्लस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. आगे देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, माइनस प्लस कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई करके 3y + 3 = 2x - 4 आएगा. सारे टर्म को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन लिखा लेफ्ट हैंड साइड में. इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन मिल गया हम लोगों को, 2x - 3y - 7 = 0.
तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड लाइंस है। अब हमें ये दोनों को कंबाइन करना है क्योंकि इनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। नाउ सी रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशंस। तो रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू बी इक्वल टू 0। इस तरीके से हम निकालने वाले हैं। u मतलब x प्लस 3y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड लाइन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज u इंटू बी इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही हमारा आंसर रहने वाला है। तो अब ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हम इस तरीके से x इंटू 2x, x इंटू माइनस 3y, इस तरीके से सारे टर्म्स को ओपन करके इस तरीके से हमें एक्सपांशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या मिलता है। देखिए ब्रैकेट को हमने एक एक टर्म से ओपन किया है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3xy ऐसे सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे टर्म्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद टर्म्स को हमने ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट टर्म हैज टू बी ऑफ x स्क्वायर, सेकंड टर्म xy का जैसे माइनस 3xy प्लस 6xy, ये बनता है प्लस 3xy, देन माइनस 9y स्क्वायर, फिर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x, फिर माइनस 21y माइनस 3y माइनस 24y एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारा फाइनल जनरल होमोजेनियस इक्वेशन यानी कि फाइनल कंबाइंड इक्वेशन मिल गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल और रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन बोल सकते हैं। रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन जो कि कौन सा रूप लेता है? दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ जनरल होमोजेनियस इक्वेशन। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 2 एकदम सिमिलर है, पर इसमें एक फर्क है। इसमें जो कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड होने के कारण ये सॉल्यूशन देने का तरीका कुछ और रहेगा। वो कैसे है देखते हैं। गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसके जो स्लोप्स हैं हम m1 और m2 मानते हैं। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। ठीक है, गिवन बाय द होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसके अंदर के दो लाइंस के स्लोप m1 और m2 है मानते हैं। तो हम सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकालते हैं। सो देयरफॉर m1 प्लस m2 ये बहुत बार हो चुका है। इसका फॉर्मूला है माइनस 2h बाई बी। 2h मतलब ये मिडिल टर्म यानी कि 1 है। ठीक है, तो माइनस ऑफ 2h यानी कि 1 बाई बी, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ द स्लोप्स मिल गया 1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स m1 into m2, this is a by b as you know। a by b मतलब 1 by minus 1 and that gives minus 1। तो ये हमने निकाल लिया, ये बाद में काम आएंगे। ठीक है, तो मैंने रिलेशन 1 करके बना लिया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जब ये दिया है कि रिक्वायर्ड जो लाइंस है वो इसके अंदर के दोनों लाइंस को पैरेलल है। ठीक है, तो required lines are parallel to the given two lines। तो ये दोनों required lines, इनको पैरेलल होने से required lines के भी स्लोप्स m1 और m2 से ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके स्लोप्स हैं m1 और m2 और वो पास होते हैं 2,-3 से। तो इस बार भी उनका इक्वेशन हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज करके निकालने वाले हैं। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से रिक्वायर्ड दोनों लाइन फाइंड करना शुरू करते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस इन द स्लोप पॉइंट फॉर्म इज, तो ये बनेगा y माइनस y1 यानी कि माइनस 3 इज इक्वल टू m। तो पहले लाइन का स्लोप रहेगा m1 इंटू x माइनस x1 यानी कि 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने गिवन लाइंस के स्लोप भी m1 m2 माना है,
रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप भी m1 m2 इसलिए रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि रिक्वायर्ड लाइंस गिवन दोनों लाइंस को पैरेलल है, ठीक है, तो ये रहेगा। तो इसके बाद हम ऐसा लिखते हैं y+3 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस टू, इसको एक साइड में लाकर ऐसा बनेगा m1 x माइनस टू माइनस y+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन। इसी तरीके से सेकेंड लाइन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। फिर उसी तरीके से y+3 इज इक्वल टू m2 x माइनस 2, इसको एक साइड में लेकर आते हैं तो m2 इंटू x माइनस 2 माइनस y+3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो कंबाइंड इक्वेशन मतलब u इंटू v इक्वल टू 0, इस तरीके से हम कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइंड equation is u into v equal to 0, that means first equation into second equation equal to 0, so m1 x minus 2 minus y plus 3, ये first equation है, into second equation m2 into x minus 2 minus y plus 3 equal to 0। ये हमने इक्वेशन 1 और 2 जो मार्क करके रखा था वहाँ से। एक्चुअली इसको 2 और 3 करना चाहिए हमने, क्योंकि अलग रिलेशन को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, फ्रॉम रिलेशंस 2 एंड 3। और सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो है वो मैंने ऊपर लिख के रखा है। ये 1 लाया था हमने और प्रोडक्ट -1 लाया था। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये भी ब्रैकेट कंप्लीटली ओपन करना है, ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट के साथ सेकंड, ऐसा करके टर्म्स को अरेंज करना है इस तरीके से। अब हमने ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखा कि ये फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड टर्म्स करके ऐसे टर्म्स आते हैं। फिर मैंने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, अब ये दोनों टर्म में से x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 और y+3 दोनों टर्म में से कॉमन लिया। ये देखिए माइनस साइन में कॉमन है और ये टर्म में पूरा कॉमन है, तो माइनस x माइनस 2 इंटू y+3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट पे रह जाता है m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 और लास्ट टर्म एज इट इज। इस तरीके से हमने ये ब्रैकेट को ऐसे खोला ताकि इस इक्वेशन में m1 m2 रहे और m1 प्लस m2 रहे। अब हम ये दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि मैंने ऊपर लिख के रखा। तो m1 m2 की वैल्यू -1, सो वी गेट माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू y+3 इंटू m1 m2 की वैल्यू 1, so इंटू 1 प्लस y+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये फर्स्ट टर्म माइनस नहीं चाहिए तो माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर ये बनेगा प्लस x माइनस 2 इंटू y+3 माइनस y+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्राइमरीली हमारा कंबाइंड इक्वेशन आ चुका है। इसके आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है इस तरीके से स्टूडेंट्स कि a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया मैंने, फिर ये ब्रैकेट खोला, ये ब्रैकेट खोला, उसके बाद मैंने टर्म्स को जो रीअरेंज किया वो इस तरीके से, क्योंकि जनरल होमोजेनियस या होमोजेनियस इक्वेशन लिखते वक्त हम लोग फर्स्ट टर्म x स्क्वायर लिखते हैं, फिर xy, फिर y स्क्वायर, फिर x के टर्म, फिर y के टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो ऐसा करते वक्त ये x स्क्वायर एज इट इज -4x xy एज इट इज, उसके बाद ये -y स्क्वायर टर्म, उसके बाद x के टर्म्स है ना, तो x के टर्म्स ये है कहाँ से है, -4x प्लस 3x माइनस x, उसके बाद y के टर्म्स तो -2y और -6y, ये -8y, और कांस्टेंट टर्म्स +4 -6 कितना हुआ -2 और ये हुआ -9, -2 -9 -11, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड
combined equation. That's all. तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है हमें ये दिखाना है कि ये जो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करते। स्टूडेंट्स पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंडीशन है कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसके साथ साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, तो ही पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करके ये ए बी सी वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हियर डायरेक्टली वी कैन राइट हियर ए इज 1, एच इज एक्स वाई टर्म का आधा 1, बी इज 2, ये 2g2 है, 2g2 है तो g इज 1, 2f2 है तो f 1 और c की वैल्यू भी 1। ये हमने निकाल लिया सारे नोटेशंस। अब हमें वो जो abc वाले एक्सप्रेशन उसका वैल्यू निकाल के देखना है। सो देयरफॉर abc प्लस ट्वाइस fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू ABC 1 into 2 into 1 plus 2FG is 2 into 1 into 1 into H1 ABC plus twice FGH minus AF square minus 1 into 1 square minus BG square तो minus 2 into 1 square minus ये CH square, ठीक है। तो माइनस सी 1 एच स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने सारे वैल्यू डाल दिए। अब इसका आंसर क्या आया 2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस ये 2 और ये कैंसिल 2 माइनस 1 माइनस 1 ये 0 आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया स्टूडेंट्स कि इसका वैल्यू 0 आ गया। अब आगे दूसरा कंडीशन ऑल्सो एच स्क्वायर माइनस ए बी ये भी हमें निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है तो एच स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस ए बी 1 इंटू 2 तो ये आता है 1 माइनस 2 दिस इज माइनस 1। ये जो है ये लेस देन 0 आया, लेस देन 0 मतलब ये जो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हुआ नहीं है, ठीक है, एकदम ऑपोजिट है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने से यानी कि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन विल नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। तो दिस इज लेस देन 0। तो ये क्लेम करने के बाद हम देखेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, डज नॉट represent a pair of lines। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। तो इस बार हमें ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं ये दिखाना है, मतलब हम ये दिखाना है कि वो ABC वाला इक्वल टू 0 आता है और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। तो पहले क्वेश्चन की तरह हम लोग यहाँ से ए एच बी जी एफ वगैरह निकाल लेते हैं। तो हियर ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए इज इक्वल टू 2, एक्स वाई के साथ जो है उसका आधा यानी कि -1/2 ये h, वाई स्क्वायर के साथ जो है b ये -3, x के साथ ये 2g होता है तो उसका आधा g इज -3, y के साथ जो है उसका आधा वो f तो f इज 19/2 और लास्ट में जो है वो c -20। तो
तो ये हमने सारे लोकेशंस निकाल लिए। अब पहला कंडीशन लगाते हैं। नाउ ABC plus twice FGH minus AF square minus BG square minus CH square। पहले से जीरो नहीं लिखना स्टूडेंट, क्योंकि जीरो आता है कि नहीं आता हमें नहीं पता, तो पहले से नहीं लिखना है। इक्वल टू जीरो। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, ये A B C, ये वैल्यूज बहुत ही केयरफुली डालना, आराम से देख देख कर डालना वैल्यू, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती हो जाएगी तो फिर आंसर टैली नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा। प्लस 2F 19/2 G minus 3 H minus 1/2 plus twice FGH minus AF square, तो minus A to F square 19/2 square minus BG square, तो minus B minus 3 G square minus 3 square minus C H square, तो minus C तो minus 20 into H square, तो minus 1/2 square। ठीक है, मैंने एक्सटेंड करके वहां लिख लिया है, काफी लंबा एक्सप्रेशन आता है हमेशा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से, तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये 120, 2 to get cancel, माइनस माइनस प्लस 3 into 19 57/2। यहाँ पर नीचे 4 आता है, 4 और 2 कैंसिल होकर नीचे 2 आएगा, 19 स्क्वायर 361, बाकी ये माइनस स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 27। यहाँ पर 4 आता है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो सब प्लस है, तो ये 4 है, 20/4 यानी कि +5। उसके बाद ये 120 और ये 27 + 5 मिलकर 152, और ये एलसीएम करके 361 - 57 करके -304 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। 304 डिवाइड बाय 2 152 होता है, तो 152 - 152 = 0। तो ये फर्स्ट बड़ा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि h² - ab उसका वैल्यू क्या आता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, h² - ab, नाउ h² - ab = h², h यानी कि -1/2 square h² - ab, so 2 into b minus 3, h² - ab is equal to 1/4 plus 6, तो ये हो गया 6 into 4 24 plus 125/4, ये क्लियरली ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन था कि h² - ab एक तो ग्रेटर नहीं तो इक्वल 0 होना चाहिए, तो उसमें से ये ग्रेटर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट मींस बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर both the conditions are satisfied, and therefore given equation represents a pair of lines। ठीक है, यह है कंप्लीट सॉल्यूशन इसका, एक नजर देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में से फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, इसमें से एक मैं करके दूंगा, दोनों एक जैसे है और एक ही मेथड से तुम दूसरा भी कर सकते हो। तो ये एक कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, इसके सेपरेट इक्वेशंस फाइंड कैसे करना, तो मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आप लोगों को, मतलब वो वैलिड है बोर्ड एग्जाम के लिए, शॉर्टकट वो है तो भी। तो गिवन GHE जो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको रिपीट करते हैं, x - 2 होल स्क्वायर - 3 x - 2 into y + 1 + 2 y + 1 होल स्क्वायर = 0। तो जब इस स्टाइल में इक्वेशन दिया रहेगा तो हम इसका बहुत एडवांटेज ले सकते हैं कि हम लोग x - 2 को कैपिटल X और y + 1 को कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट x - 2 is equal to capital X and y + 1 is equal to capital Y. So the equation takes the form x² - 3xy + 2y² = 0। ओके,
तो इस तरीके से ये ऐसा मिला। फिर इसके हम लोगों को फैक्टर्स निकालना है, तो 1 इंटू 2 2, तो ये 2 इंटू 1 2 होता है। मुझे -3 चाहिए, तो आई विल टेक -2 एंड -1। तो मुझे डायरेक्टली फैक्टर्स मिल जाएंगे कि x - 2 xy -xy प्लस 2y² = 0। ठीक है, इसमें से मैं x कॉमन लेता हूँ, ये x² है, तो x - 2y माइनस y कॉमन, x - 2y = 0। This gives x - y into x - 2y = 0। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आया है, फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, so we can write therefore x - y = 0 and x - 2y = 0। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर अब ये जो सेपरेट इक्वेशंस आ गए, इसमें हम लोगों को इसके ओरिजिनल x और y की वैल्यू डाल देना होता है, दैट्स ऑल। तो अभी ओरिजिनल वैल्यू इसमें डालते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू डालते हैं इसमें x की वैल्यू x - 2, so this gives x - 2 minus y means y plus 1 = 0 and दूसरा x - 2 minus 2 y की वैल्यू y plus 1 = 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करना, so this will give x - 2 minus y minus 1 = 0 and x - 2 minus 2y minus 2 = 0। This will give x minus y minus 3 = 0 and this is x minus 2y minus 4 = 0। So these are the required separate equations। ठीक है, तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये किसको x से और किसको y से डिनोट करना। आपको दिखेगा कि जहां पर x के टर्म में वो है x - 2 हर जगह पर रहेगा, जहां पर y के टर्म में वो y + 1 हर जगह पर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में ये चेंज रह सकता है, वहां पर अगर x + 3 है तो हर जगह पे x + 3 रहेगा, अगर y -5 है तो हर जगह पे y - 5 रहेगा। तो वो करस्पॉन्डिंग टर्म को हमें x या फिर y से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी तो आप लोग इस तरीके से ही कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड के इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। अब ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ABC + 2 FGH ये वाली जो कंडीशन है = 0 है, ये दिया गया है। सो दिस इज अ गिवन कंडीशन। पर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में से A, H, B, G, F, C सारे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज kxy plus 10x plus 6y plus 4 = 0। तो हियर a = अब यहाँ x² टर्म है नहीं, इसलिए a की वैल्यू 0 है। ट्वाइस h की वैल्यू k है, तो h की वैल्यू k/2 और y² टर्म है नहीं करके b की वैल्यू 0। अगर 2g 10 है तो g is 5, 2f 6, so f is 3 and c is 4। तो सारे वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब ये given that the equation represents a pair of lines, so therefore we can write ABC plus 2FGH minus AF² minus BG² minus CH² = 0। अब इक्वल टू पहले से हम 0 लिखेंगे क्योंकि ये दिया गया है कंडीशन। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो A B C plus 2F G
H minus AF square 0 into 3 square minus BG square 0 into 5 square minus CH square 4 into K by 2 whole square is equal to 0. ठीक है, फिर ये फर्स्ट टर्म विल बी 0, सेकेंड टर्म में से 2 and 2 गेट कैंसिल, 3 into 5 15 प्लस 15k माइनस 0, ये 4 है, 4 और 4 कैंसिल, तो माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो वी गेट 15k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0. अब देखिए 15k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, सो वी गेट k कॉमन, 15 माइनस k इज इक्वल टू 0. ठीक है, आई हैव टेकन k कॉमन, तो 15 माइनस k इक्वल टू 0, सो दिस गिव्स k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 15. ऐसे दो फिलहाल आंसर है, लेकिन क्या दोनों वैल्यू आंसर हो सकते हैं? तो k इक्वल टू 0 इक्वेशन में अगर डाल के देखें, यहाँ k इक्वल टू 0 डाले तो फिर xy टर्म वैनिश होता है, और जनरल होमोजेनियस इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि a की वैल्यू, h की वैल्यू और b की वैल्यू, उसमें से तीनों के तीनों 0 नहीं होना. ठीक है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में a 0 है, b 0 है, अगर k की भी वैल्यू 0 कर दिया तो तीनों के तीनों 0 हो जाते हैं, तो फिर ये जनरल होमोजेनियस इक्वेशन नहीं रहेगा. इसीलिए k की वैल्यू 0 होना पॉसिबल नहीं है. बट k cannot be equal to 0. ठीक है, GHE का ये कंडीशन है, and therefore k is equal to 15 is the only answer of this question. Right? Now question 7, students. Find P and Q if the equation so and so represents a pair of perpendicular lines. ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, asked many times in many examinations. तो ये ऐसा क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए. अब इसका आंसर देखते हैं. इसमें दो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट्स, कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, ये पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं और वो लाइंस परपेंडिकुलर है. दो कंडीशन है, पेयर ऑफ लाइंस और परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये दो कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम इसके कोएफिशिएंट्स a, h, b, g, f से निकाल लेते हैं. सो हियर a is p, 2h is minus 8, so h is half of this, minus 4. b is 3, ये 2g है 14, so g is 7. 2f is 2, so f is 1, and c is q, another unknown. तो ये given है. ठीक है, so given that the above equation represents perpendicular lines, अब स्टूडेंट्स एक बात है कि पेयर ऑफ लाइंस वाले कंडीशन है और परपेंडिकुलर वाला कंडीशन है, दो में से पहले किसको लगाया बाद में किसको लगाया, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो क्वेश्चन के तरफ से नहीं है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए पहले परपेंडिकुलर वाला कंडीशन यूज करते हैं, वो आसान है और उसमें से एक वैल्यू पहले मिल जाता है, और ये पेयर ऑफ लाइंस वाला जो बड़ा कंडीशन है उसको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो given that the above equation represents perpendicular lines, therefore a plus b equal to 0. ये है perpendicular lines वाला कंडीशन, a plus b equal to 0. इसमें वैल्यू डालते हैं, a plus b मतलब p plus b यानी 3 is equal to 0. This gives p is equal to minus 3. So in this way we have got one unknown p equal to minus 3. जैसे जैसे आंसर आते जाएंगे उसको हम ऐसे रेक्टेंगल करेंगे तो ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा. नाउ वी अप्लाई द सेकंड कंडीशन. ऑल्सो द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन्स. Therefore ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0. अब ये कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं.
अब ये इक्वेशन में हम वैल्यू डालते हैं, तो ए बी सी, ए इज पी, बी सी, बी इज 3, सी इज क्यू, ए बी सी प्लस 2f 1g 7h minus 4 2fgh minus af square, तो minus a is p, af square 1 square minus bg square, b is 3, g is 7, तो ये bg square minus ch square, तो c is q into h square minus 4 square, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू डाल दिया। अब इसमें हमने जो p की वैल्यू लाया अभी भी, p इक्वल टू -3, ये वैल्यू भी डाल देते हैं अब, और साथ में छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो p की वैल्यू -3 इंटू 3q, अब यहाँ डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस 56, ठीक है, माइनस p की वैल्यू -3, 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 7 7 49 इंटू 3, so 3 इंटू 49, ये -4 स्क्वायर इज +16, तो -16q इज इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स -9q -56 +3 minus 147 minus 16q is equal to 0. This gives अब -9 and -16 -25q, and remaining numbers, this will be +3 and minus 203 is equal to 0. So this gives -25q minus 200 is equal to 0. So -25q is equal to 200. So this gives q is equal to -8. Okay. So finally also we can report the answer. Therefore p is -3 and q is -8. That's all. This is very important question. इसके जैसे दूसरा भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरीके से करने का है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, तो आप जरूर इसको समझ लेना और इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, मैंने 8 को स्किप किया है, रेगुलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन में इसमें 2 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, ये 4 लाइन मिलकर एक पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो ये 2 लाइन और ये 2 लाइन मिलकर जो 4 लाइन का एक पैरेललोग्राम बनता है, उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, वो डायगोनल्स का हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर वो 2 कौन से लाइन है, इसके अंदर वो 2 कौन से लाइन है। तो गिवन लाइंस आर x² - 7x + 6 = 0। तो ये 6 मतलब 2 × 3 6, मुझे -7 चाहिए, तो 6 × 1 6, ये दूसरा ऑप्शन है। तो -7 के लिए -6 और -1, तो x - 6 × x - 1 = 0, ये फैक्टर हो सकता है, एंड देयरफॉर x = 1 एंड x = 6, ठीक है। तो ये वो सेपरेट लाइंस है, आर द सेपरेट लाइंस। फिर दूसरा चूज करते हैं, सेकंड पेयर ऑफ गिवन लाइंस आर, वो है y² - 14y + 40 = 0। फिर इसमें भी हम फैक्टराइज करेंगे 40 को, तो 4 × 10 कर सकते हैं, ठीक है। -4 - 10 रहेगा, तो -14 कैसे होता है, so we can write y - 4 × y - 10 = 0. So this gives y = 4 and y = 10. So
are the separate lines. तो ये जो चार लाइन हमने लाए हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6, ये दो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, और ये दो लाइन है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 10, ये दो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है। तो ये चार मिलकर किस तरीके से ये पैरेललोग्राम बनेंगे अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है वो चार लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 10। तो ये चार लाइंस मिलकर ये जो ABCD पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डायगोनल्स है AC और BD, इनका हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब हम इसमें देखते हैं कि ये x इक्वल टू 1 ये लाइन और y इक्वल टू 4 ये लाइन का कैपिटल A ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो A के कोऑर्डिनेट्स है ऑटोमेटिकली 1, ये 4, ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। B के कोऑर्डिनेट रहेंगे 6, 4, है ना, ये दोनों लाइन मिलकर बनेगा। C के कोऑर्डिनेट्स में x इक्वल टू 6 रहेंगे और y इक्वल टू 10। D के कोऑर्डिनेट्स में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 10, ठीक है। ये चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो हम कैसे करने वाले हैं, बहुत ही आसान है कि अगर AC डायगोनल्स के हम इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो AC डायगोनल्स के दोनों पॉइंट्स हमें पता है, जस्ट 2 पॉइंट फॉर्म में उसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। और वैसे ही BD का भी 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि उसको कंबाइन कैसे करते हैं, उसका पहले इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, तो ये तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ पर इंक्लूज कर देता हूँ। अब ये दोनों लाइन पहले डायगोनल AC की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC इज y माइनस y1 मीन्स 4 is y2 minus y1 10 minus 4 upon x2 minus x1 6 minus 1 into x minus x1 1, ठीक है। तो y minus 4 is equal to 6 upon 5 x minus 1, so we get 5y minus 20 is equal to 6x minus 6, so finally we get 6x minus 5y, 6x minus 5y plus 20 and minus 6 plus 20 and minus 6 plus 14 is equal to 0. This is the first equation of diagonal AC. So this is equation of diagonal AC. ठीक है। Similarly, we'll find out equation of diagonal BD. तो वो देखते हैं वो ऐसे निकलेगा, BD डायगोनल की इक्वेशन ऐसे निकालेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD इज दिस y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 टू x माइनस x1। इस तरीके से वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करें तो ये हमें इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD मिल जाता है। अब हम ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, कौन से फॉर्म में, u इंटू v इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स, फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 0। अब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद प्रॉपर सॉल्यूशन लाकर हम GH निकालेंगे, जो कि एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD रहेगा। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे। तो हमने ब्रैकेट खोला, टर्म्स को रीअरेंज किया, इस तरीके से इक्वेशन मिला है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें कि अगर किसी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड के बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका जो आंसर दिया हुआ आंसर सही नहीं है, हमने इसको प्रॉपर तरीके से निकाला है, ये इसका सही आंसर है। ओके स्टूडेंट, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। triangle OAB is formed by the lines, there are two lines passing through the origin, okay, OA and OB, and the line 2x plus 3y minus 1 equal to 0. So such a triangle OAB is formed by these two lines,
in the homogeneous equation, and the third line this one. We have to find out the equation of median, means median OD. We have to find out the equation of median OD. ठीक है? So what we are going to do? कैसे करने वाले इसको? सबसे पहले हम मानते हैं कि ये जो A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 और B के x2, y2। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो D है OD मीडियन होने के कारण D सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। मीडियन का मतलब जो मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ जोड़ता है उसको मीडियन बोलते हैं। तो OD मीडियन होने से ऑटोमेटिकली D ये मिड पॉइंट हो गए। तो मिड पॉइंट होने से D के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मीडियंस। अब इसको ये सब चीजें हम लोग सॉल्यूशन के अंदर पहले डिस्क्राइब करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके डिस्क्रिप्शन में शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि लेट A is x1, y1, B is x2, y2. So these are the coordinates of A and B, and OD being the median, so D will be x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, ठीक है। In this way we can note down the coordinates of A, B and D. Now in this figure देखिए स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट A बना है ये कैसे बनी हुई है? A is the point of intersection of this combined line and this line. combined line का मतलब ये इक्वेशन है और ये सेपरेट लाइन 2x plus 3y minus 1 equal to 0। तो फिर A के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये कोशिश करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A by solving this equation and that homogeneous equation, ठीक है। To find the coordinates of A solving which two equations? X square minus 4xy plus y square equal to 0 and 2x plus 3y minus 1 equal to 0 we get. So this is how we are going to solve. Now as a part of solution, first of all I will find out value of x or y from here. तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, अगर y की वैल्यू डालना है तो भी डाल सकते हैं। So 3y will be 3y की वैल्यू हो जाएगा minus 2x, या x की भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू करेंगे तो 2x is equal to 1 minus 3y, so x will be 1 minus 3y by 2, ठीक है। तो वो इक्वेशन में से x की वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे, ओके, क्योंकि हम a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। सो पुट इन homogeneous equation we get, तो x square 1 minus 3y by 2 the whole square minus 4xy 1 minus 3y by 2 4x into y plus y square equal to 0, ठीक है। इसको अगर धीरे धीरे और सिंप्लीफाई करते गए तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको 4 से पूरे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्टेप मिलेगा, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्टेप मिलेंगे, उसके बाद टर्म्स को रीअरेंज करेंगे 24 प्लस 9 प्लस 4 तो 37 वाई स्क्वायर, तो ये लाइन मिलता है। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट दिस स्टेप, ठीक है। इसके बाद ये एक क्या मिला हम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो y के दो रूट्स रहेंगे, तो y के वो दो रूट्स को हम मानते हैं y1 और y2, ठीक है। तो लेट y1 and y2 be the two roots of this quadratic equation। तो जब इसके रूट्स y1 और y2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है।
तो हम इस तरीके से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की क्वांटिटी हम इसको इसके यहाँ पर इसको इक्वेशन में लगाने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स ये सम ऑफ द रूट्स हम लिखते हैं, सो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो y1 प्लस y2 ये अल्फा प्लस बीटा ही है, तो माइनस ऑफ b बाई ए, तो माइनस ऑफ सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 14 बाय 37 ऐसा है। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे ध्यान में ये आता है कि ये y1 प्लस y2 तो d के y कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, इसलिए इसको y2 कर दिया तो d का y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो लेट अस डू दैट, सो वी गेट y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल टू, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 बाय 2 7 हो जाएगा, तो विल गेट 7 बाय 37। तो दिस इज व्हाट y1 plus y2 by 2, this is what? This is the y coordinate of D. So this is the y coordinate of D. जब D का y कोऑर्डिनेट मिल गया तो D का x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? ये जो D के कोऑर्डिनेट्स है, ये D कौन से लाइन पर लाई करता है? D lies on this line 2x plus 3y minus y equal to 0। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम y कोऑर्डिनेट डाल देते हैं तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेगा एंड दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ D हियर, ठीक है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है D के, वो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। इस इक्वेशन में क्यों डालेंगे? क्योंकि D ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर ही है, इसीलिए। सो पुट इन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 वी गेट, तो इस इक्वेशन में डालेंगे, वी गेट 2x प्लस 3, y की वैल्यू है ये 7 बाय 37 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके आगे हम सॉल्व करते जाएंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 7 20, 1 बाय 37 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस 16 बाय 37 इक्वल टू 0। फिर ये टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू 8 बाय 37 मिल गया। ये x क्या है? दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ D, सो दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ D। अब लकीली D के लिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी है, D के लिए y कोऑर्डिनेट भी है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट D इज x कोऑर्डिनेट 8 बाय 37 कॉमा y कोऑर्डिनेट इज 7 बाय 37, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। D के कोऑर्डिनेट मिल चुका है और OD passes through the origin, ठीक है। तो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ OD? सो देयरफॉर स्लोप ऑफ मीडियन OD इज इक्वल टू y2 माइनस y1, है ना। ये OD मतलब O है 0 0 और ये D है 8 बाय 37 एंड 7 बाय 37। तो फिर स्लोप ऑफ मीडियन OD इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो दिस माइनस 0 यानी 7 बाय 37 डिवाइडेड बाय 8 बाय 37, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब इसका स्लोप मिल गया 7 बाय 8। तो OD ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, उसका स्लोप 7 बाय 8। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होने के कारण उसका इक्वेशन रहेगा डायरेक्टली y इक्वल टू mx, बिकॉज OD द मीडियन passes थ्रू द origin, and therefore equation of median OD is, ये मैं लिखता हूँ y इक्वल टू mx, ठीक है, याद दिलाने के लिए। सो y इज इक्वल टू m मतलब 7 बाय 8x, ठीक है। दिस मीन्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y इज इक्वल टू 7x एंड दिस विल गिव 7x माइनस 8y इक्वल टू 0। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।
Now the last question of this exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 11, तो इस पे हम लोगों को इस पेयर ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए फार्मूला दिया था, उसको लर्न करने का टेक्निक बताया था, वो हम पहली बार यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये GHE में से हम लोगों को सारे नोटेशंस निकाल लेना है। तो इस तरीके से, सो हियर A is 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x वाई टर्म नहीं है तो H0, B is -1, ठीक है, B is -1, then 2gx is -2, 2g is -2 तो g is -1, y टर्म नहीं है तो f0 and c is equal to 1। ये पहले हमें निकाल लेना है। ठीक है, फिर हमें वो फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला कैसे याद करना, कैसे लिखना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी देता हूँ। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B, अब वो ऐसे लिखना है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखना है। पहले फॉर्मूला खुद ही क्रिएट करना है। तो इसका D हमें पता है h² - ab, दोनों केस में h² - ab, ये लिख देना। लिखने के बाद फिर वो जो मैंने सेंटेंस बताया था, क्या बताया था सेंटेंस इंग्लिश वाला, बेगर्स हैव फेथ इन ऑल फ्रेंड्स, गॉड एंड ह्यूमैनिटी। आई रिपीट, बेगर्स हैव फेथ इन ऑल फ्रेंड्स, गॉड एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, वो मैं बोलूंगा और यह टर्म लिखूंगा। तो बेगर्स, BG, beggars have faith, beggars have faith in all friends, all friends, beggars have faith in all friends, God and humanity, God and humanity। हो गया, फॉर्मूला तो ये तैयार हो गया। बस अभी यहाँ से देख देख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट्स। सो दिस इज BG -1 into G -1 minus HF 0 into 0 divided by H square 0 square minus AB 1 into -1। होगा। दूसरा AF 1 into 0 minus GH -1 into 0 अपॉन, ये सेम है, 0 स्क्वायर -1 into -1। हो गया कंप्लीट। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन, सो दैट गिव्स 1 - 0 अपॉन 0 + 1, और ये है 0 - 0, 0 by -1 + 1, so that will give ये 1/1 1, 0। So this is the required point of intersection। स्टेट बोर्ड के बुक में जो आंसर दिया है वो शायद रॉन्ग है। ठीक है, 1, 0 इसका सही आंसर है। इस तरीके से हमने निकाल दिया।